हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कल तक हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने देखा था कि मार्केट इकोनॉमी के बारे में हम लोगों ने समझा था कि मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, हर चीज़ मार्केट पर डिपेंड होकर चलती है। दूसरी चीज़ क्या है, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। एक पर्सन था जिसका नाम क्या था, है ना, एडम स्मिथ। उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। इसमें क्या होता था कि हम लोग ये देखते थे कि किस तरीके से, है ना, मार्केट इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। उसने ये लिखा था कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। इनविजिबल हैंड थ्योरी दी थी। इनविजिबल हैंड थ्योरी में उसने बोला था कि अ, कि एक इंटरप्रेन्योर जो है उसका खुद का स्वार्थ होता है, वो खुद पैसा कमाना चाहता है, पर इसलिए वो बिजनेस करता है। पर वो खुद पैसा कमाना चाहता है इसलिए वो बिजनेस करता है, पर मजबूरी में वो भले ही समाज का भला नहीं करना चाहता, पर मजबूरी में वो अपने आप समाज का भला करना स्टार्ट करता है। कैसे करता है वो समाज का भला? उसको एम्प्लॉयज़ रखना पड़ता है कुछ ना कुछ, जिसके कारण वो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देता है, तो उससे उन एम्प्लॉयज़ का भी घर चलता है ना, उनका एम्प्लॉयज़ का भी पेट भरता है। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट को टैक्स देता है, उसके कारण गवर्नमेंट की भी इनकम बढ़ती है। तो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर भले ही खुद का स्वार्थ समाज का भला नहीं करना चाहता, पर वो अपने आप समाज का भला करना स्टार्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि हाँ, इसी को हम लोग इनविजिबल हैंड थ्योरी बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, दो चीज़ें देखेंगे, कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम के कॉन्स क्या है। दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग, एक वर्ड टर्म आ रही है यहाँ पर, कैपिटल आउटपुट रेशो, है ना। क्या देखेंगे हम लोग? कैपिटल आउटपुट रेशो। तो यहाँ पर हम लोग नई चीज़ से शुरुआत कर रहे हैं। कॉन्स ऑफ, है ना, कॉन्स ऑफ दिस सिस्टम। मार्केट इकोनॉमी के कॉन्स क्या है, मतलब डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स या फिर कॉन्स, है ना। तो फर्स्ट चीज़ है, ठीक है, मार्केट इकोनॉमी सपोर्टेड बाय द डेमोक्रेटिक राइट्स एंड फ्रीडम, दिस सिस्टम प्रोवाइडेड conducive environment for the individual success, innovation, business activities. So it looks smoothly operating for 1.5 centuries with subtle change. It has its own set of limitations which can be summarized in the following. There was almost no tool to look after those who had lower purchasing power, है ना। तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर, देयर was नो, थोड़ी सी there was almost no to no after does who had पावर, है ना। तो देयर वॉज लो टूल, मतलब है ना, जो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि मार्केट इकोनॉमी में हम लोग ये देखते हैं, जिसके पास पैसा है वो खरीदेगा, जिसके पास पैसा है वो नहीं खरीदेगा। पूरा मार्केट पर डिपेंड होकर चलेगी, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं देगा। अभी हम लोग जो इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चलता है, उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो अफोर्ड नहीं कर पाती, उस पर गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडी देती है उन लोगों को जिनके पास पैसा कम है, या फिर जो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती। जैसे हम लोग देखते हैं फेयर प्राइस शॉप्स देखते हैं, या फिर जिसको हम लोग कंट्रोल बोलते हैं, या फिर जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उचित मूल्य की दुकान, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है चीज़ें उन लोगों को सस्ता देती है, ठीक है, जो लोग उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों को ग्रेन्स वगैरह सब मिलता है। और मार्केट इकोनॉमी में क्या कहा कि गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, गवर्नमेंट कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कहना चल रहा है, सो गोल्स क्या है ना, कि अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा तो कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो जिनकी परचेसिंग पावर बहुत कम रहेगी, जो लोग गरीब रहेंगे उनका ध्यान कौन रखेगा? जो लोग अमीर है वो तो खरीद लेंगे, जो लोग अमीर है वो तो हर चीज़ खरीद लेंगे, पर जो लोग गरीब है, जिनके पास परचेसिंग पावर नहीं है, जो जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनका क्या होगा, ठीक है। सेकंड, नेग्लेजिबल नेग्लिजिबल
total absence of welfare actions from state, है ना। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका अभी थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी उनको नेग्लिजिबल वेलफेयर एक्शंस कुछ भी नहीं होते, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी का सिंपल सा नियम ही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती है मार्केट के बीच में, है ना। तो गवर्नमेंट के वेलफेयर एक्शंस नेग्लिजिबल होते हैं ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि गरीब जो है, एक टाइम पर क्या होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत अमीर बनते जाएंगे, जो बिजनेस कर करके और अमीर होते जाएंगे, पैसा इकट्ठा करते जाएंगे, और कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक हम लोगों ने कल भी एक पॉइंट देखा था इस सिस्टम में कि इस सिस्टम में टैक्स भी नहीं है। अब अगर टैक्स नहीं है, टैक्स गवर्नमेंट क्यों लगाती है लोगों पर? टैक्स गवर्नमेंट इसलिए लगाती है लोगों पर ताकि वो गरीब, वो अमीर से ले सके और गरीब को दे सके, ठीक है। अब यहाँ पर इसने बोल दिया कि टैक्स है ही नहीं। अगर टैक्स रहेगा ही नहीं तो अमीर के पास क्या होगा, पैसा इकट्ठा होते जाएगा, और गरीब क्या होगा, और ज़्यादा गरीब, अमीर और ज़्यादा गरीब अमीर होते जाएगा, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाएगा, है ना। तो ठीक है, वही लिखा है कि वाइडनिंग इकोनॉमिक इन widening economic equality even after launching distributive measures such as taxation है ना। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है जिसका नाम क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना। अब इकोनॉमिक सिस्टम का एक बहुत बड़ा वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इवन आफ्टर लॉन्चिंग डिस्ट्रीब्यूटिव मेजर सच एज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती ही जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और होते जा रहे हैं, और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होने के बाद भी। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मीनिंग ये होता है कि हम लोग उस पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं जिसकी इनकम ज़्यादा है, उस पर हम लोग कम टैक्स लगाते हैं जिसकी इनकम कम है। मान लो कोई पर्सन 30 लाख कमा रहा है और कोई पर्सन 10 लाख कमा रहा है, ठीक है, एक साल में कोई पर्सन 30 लाख कमा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, 30 लाख वाले पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, 10 लाख वाले पे कम टैक्स लगाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, है ना। नॉन प्रोग्रेसिव डिग्रेसिव टैक्सेशन किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग सबसे बराबर टैक्स ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ठीक है। तो इनकम टैक्स इसका एग्जाम्पल है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स, ठीक है। द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ पॉलिसी अप्रोचेस कुड नॉट हेल्प दिस इकोनॉमीज टू रिकवर आउट ऑफ द डिप्रेशन। The existing set of policy approaches The existing set of policy approaches could not help the economies to recover out of the depression. It was the wake of the crisis that we see rise of a new branch of economics, the macroeconomics, proposed by British economist John Maynard Keynes' theory of employment, interest and money in 1936, है ना। अब क्या हुआ कि मैंने बताया कल कि मार्केट इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही थी, 1777 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ, उसके बाद ये 150 साल तक बहुत अच्छे से काम करती रही। 1929 में क्या आया? डिप्रेशन आया, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। अभी तक का सबसे खराब इकोनॉमिक डिप्रेशन में से एक था, एक 2008 का था और एक 1929 का था। अब 1929 में क्या आई? मंदी आई, ठीक है। अब मंदी आई तो पूरा वर्ल्ड जो है उस मंदी से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था, ठीक है। फिर कुछ एक इकोनॉमिस्ट आया जिसका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है ना। उन्होंने कुछ थ्योरीज दी और गवर्नमेंट ने उन थ्योरीज कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें करी। उन्होंने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप ये चीज़ करो और आपकी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी, ठीक है। उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट करी, उन्होंने कुछ चीज़ें जब सजेस्ट करी तो वो जब चीज़ें उन्होंने सजेस्ट करी तो वो चीज़ें जब गवर्नमेंट ने रियलिटी में अप्लाई करी तो 1929 के डिप्रेशन से
इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की और अमेरिका की वो बाहर आ गई। वहाँ से एक नए साइंस का, है ना, नए टाइप की इकोनॉमिक्स का, है ना, जो बोलते हैं हम लोग की शुरुआत हुई वहाँ से नए टाइप की इकोनॉमिक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो वहाँ से एक नए टाइप के इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हेडिंग ही डाल देता हूँ डायरेक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पर से एक नए टाइप की इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई जिसको, है ना, in the wake of great economic depression of 1929, the wake of 1929, the new kind of economics, new kind of economics, new branch of economics, the great economic depression of 1929 led to rising of new branch of great economic depression and led to the rising of the new branch of economics called macroeconomics, proposed by British economist John Maynard Keynes in his book The General Theory of Employment, Interest and Money, 1936। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी कि जो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था, है ना, उस टाइम एक इकोनॉमिस्ट निकल के आया जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक है,
इन्होंने एक बुक लिखी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में। अब इन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की, है ना। उस टाइम पर इन्होंने क्या किया, कुछ चीज़ें सजेस्ट की, जिन चीज़ों को इन्होंने उस टाइम पे कुछ चीज़ें सजेस्ट की, कुछ चीज़ें ऐसी सजेस्ट की जिसको, है ना, ठीक है, जो जिसको गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और गवर्नमेंट धीरे धीरे इकोनॉमिक डिप्रेशन से, इकोनॉमीज जो है पूरे वर्ल्ड की और अमेरिका की धीरे धीरे इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आई, ठीक है। टुगेदर विद एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ विच माइट have caused this crisis, Keynes suggested new set of policy approaches to help economic recovery. In simple terms, Keynes suggested the economy include certain traits from other economic system, non-market economy, to correct the crisis faced by them. After including Keynesian advice, these economies recovered out of depression, and in this process, practically the mixed economic system evolved. You know, so John Maynard Keynes suggested some reforms which were similar to the traits of non-market economy, after including Keynesian advice, the economies recovered from the great recovered from depression, and the new type of system called mixed economy system evolved. है ना। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो है ना, उन्होंने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए जो क्या थे, सिमिलर नॉन मार्केट जिस देखो मार्केट इकोनॉमी में हम लोगों ने क्या देखा कि वहाँ पर ये सब कि गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, पर जॉन मेनार्ड कीन्स ने ग्रेट डिप्रेशन के बाद गवर्नमेंट को समझाया कि तुमको थोड़ा बहुत तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत तो तुमको इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बार बार डिप्रेशन जैसी कंडीशंस बनेगी। और वो जो सजेशंस और उसने रिफॉर्म्स, पॉलिसी रिफॉर्म्स बताए थे, वो किस, उनके जो ट्रेड्स थे, उनके मतलब जो लक्षण थे, वो किससे रिलेटेड थे, नॉन मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड थे। तो आप अभी जो पॉलिसी डिसीजंस जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने सजेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, ग्रेट डिप्रेशन से अमेरिका बाहर आ गया, ठीक है। उसके बाद जो नया टाइप का इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, हम लोग क्या बोलते हैं उसको, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हुआ। उसके बाद क्या इवॉल्व हुआ, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हुआ, है ना। अब वो जो सिस्टम है वो सबसे स्टेबल और सबसे सटीक सिस्टम है, ठीक है। इंडिया भी आज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम ही फॉलो करता है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद नेहरू जी जो थे, उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करें क्योंकि ये एक स्टेबल सिस्टम है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद नॉन मार्केट इकोनॉमी, पर उसके पहले हम लोगों को एक और टॉपिक कवर करा है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशो। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है, तो यहाँ मैं कैपिटल आउटपुट रेशो पहले समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर नेक्स्ट जगह से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई हेडिंग हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, अरे यार चलो यहाँ से हम लोग अब नई हेडिंग डालते हैं। है ना, अब यहाँ से हम नई नई हेडिंग डालते हैं, उसका नाम क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो, है ना, कैपिटल आउटपुट रेशो। अब कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब सिंपल सा ये है कि हम लोग कितना कैपिटल पे कितना रिटर्न गेन करते हैं, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउट। अब मेजर ऑफ हाउ मच एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। Put the another way around, it is the amount of extra output required by each unit of added capital. The ratio indicates how efficiently new investment contributes to the growth of an economy. है ना, the capital output ratio is 3 is 1 is better than 4 when the farmer needs only 3 units of extra capital to produce 1 extra output in the comparison to later which needs 4 units of each extra unit output, है ना। तो कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब सिंपल सा है, द capital output ratio means how much additional capital is required to produce each extra unit of output। Put the other way, it is the amount of extra output produced by each unit of added capital, है ना, या फिर इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, और यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, और को हम लोग बीच में ले जाएंगे, और ठीक है, और क्या आगे हम लोग इंटर लगा के यहाँ से लिखेंगे, और या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, है ना, इट इज अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट produced by each unit
ऑफ एडेड कैपिटल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि आई इट इज़ अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच यूनिट ऑफ एडेड कैपिटल, है ना। एक्स्ट्रा हम लोग 1 रुपया लगाने पर कितना हम लोगों को आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो, है ना। कैपिटल का आउटपुट के साथ रेशियो है कि 1 रुपया लगाने पर अगर हमारे बिजनेस में हम लोगों ने 1 रुपया लगाया तो हमको कितना आउटपुट उससे मिल रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल आउटपुट रेशियो। हाँ, तो इसी तरह से यहाँ पर ये वीडियो हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।